डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन क्रिया जिसमें एक जाति के दो विपरीत लिंग वाले सदस्य भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में दो जनक होते हैं, एक नर और एक मादा। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से जायगोट अर्थात युग्मनज बनता है, जो विभाजन व वृद्धि करके नए जीव में बदल जाता है, अर्थात नया जीव बनता है। इस प्रकार के जनन में उत्पन्न संतानें अपने जनकों से पूर्णतः भिन्न होती हैं, अर्थात अपने जनकों के समान नहीं होती हैं। वो आकार की, शारीरिकी सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भिन्न होती हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी माता पिता की दो संतानें एक समान नहीं होती हैं, केवल जुड़वा में छोड़ के। जबकि इसके विपरीत आपने पढ़ा था अलैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है और यहाँ लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं जो विपरीत लिंग वाले होते हैं। लैंगिक जनन आरंभ करने से पूर्व सभी जीव अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था और परिपक्वता तक पहुँचते हैं, जिसे हम जंतुओं में किशोरावस्था और पौधों में कायिक प्रावस्था कहते हैं। पौधों में कायिक प्रावस्था के समय में अधिक भिन्नता पाई जाती है। एक वर्षीय द्विवर्षीय पौधे पुष्पन व फलन के पश्चात मर जाते हैं। जैसे आपने देखा अधिकांश पौधे पुष्प और फल बनने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, यानी अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इनमें कह सकते हैं हम कि इनमें जीवन में एक ही बार पुष्प बनता है और ऐसे पौधों को मोनोकार्पिक पौधे कहा जाता है। कुछ बहुवर्षीय पौधे भी ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, अर्थात जिनमें केवल एक ही बार पुष्प आता है, जबकि वो बहुवर्षीय होते हैं। जैसे बाँस में लगभग 50 वर्ष के जीवन में एक ही बार पुष्प आता है। इसी तरह नीलगिरी पर्वत पर पाया जाने वाला एक पौधा है नीला कुरेंजी, जिस पर पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प आता है, जो लगभग 12 वर्ष पश्चात बनता है। अध्ययन के अनुसार अभी हाल में 2006 में इस पौधे पर पुष्प बना था। अधिकांश बहुवर्षीय पौधे अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प धारण करते हैं, अर्थात उन पर अनेक बार पुष्प बनते हैं, जो समय अनुसार अपने अनुकूल समय आने पर बनते हैं। जैसे इस प्रकार के पौधों को पॉलीकार्पिक पौधे कहा जाता है। जैसे आम, नीम, सेब, इन पर आपने देखा होगा कि समय पर अपने अनुकूल समय आने पर अपने आप पुष्प और फल बनता है। जबकि जंतुओं में जनन प्रावस्था का प्रारंभ उनके बाह्य और आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन के पश्चात होता है और इन सभी परिवर्तनों का नियंत्रण हार्मोन्स और एंजाइम करते हैं। अब लिंग के आधार पर कुछ जीवों के प्रकार, यानी जीव लिंग के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकलिंगी जीव ऐसे जीव जिनमें नर और मादा सदस्य अलग अलग होते हैं, अर्थात उनके नर और मादा युग्मक अलग अलग जनकों के द्वारा ही बनते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, मुर्गी। पौधों में देखें तो साइकस, पपीता, खजूर, ये एकलिंगी जीव कहलाते हैं। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल यानी ऐसे जीव जिनमें नर और मादा एक ही सदस्य में होते हैं, अर्थात इनके नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक एक ही जीव द्वारा बनते हैं। जैसे
केंचुआ, अधिकांश प्रकार के पौधे, अर्थात ऐसे पुष्प आपने पढ़े होंगे 11th में कि पुष्पों पर जायांग और पुंकेसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, वो सभी द्विलिंगी होते हैं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती हैं, यानी लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं एक नियमित क्रम में अर्थात चक्र में होती हैं, जिनको हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। नंबर 1 निषेचन पूर्व अर्थात निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं, सेकंड निषेचन, थर्ड निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं युग्मकों के संयुग्मन से पहले होने वाली 2 घटनाएं होती हैं, जो युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण कहलाती हैं। यानी अभी आपने युग्मकों का संयुग्मन पढ़ा जिससे जायगोट बनता है, तो जायगोट से बनने से पहले युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक धानी में युग्मकों के बनने को युग्मक जनन कहा जाता है। यानी युग्मक धानी में नर और मादा युग्मक, नर और मादा दोनों एक में भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, वो जीव के ऊपर निर्भर करता है कि एक लिंगी जीव है या द्विलिंगी। तो उनके बनने को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित हों या द्विगुणित हों। सेकंड युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण यानी युग्मक बनने के पश्चात नर और मादा युग्मक निषेचन क्रिया संपन्न करते हैं, जिसके लिए वो एक दूसरे के निकट आते हैं। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चल होता है और मादा युग्मक अचल होता है, यानी नर युग्मक गतिशील होता है। इस प्रकार के युग्मकों के स्थानांतरण में बहुत बड़ी संख्या में नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच नहीं पाते हैं और बीच में यानी पहुंचने से पूर्व रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नर युग्मक मादा युग्मकों की अपेक्षा हजारों गुनी संख्या में अधिक बनते हैं। सेकंड पॉइंट आता है निषेचन। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि 2 युग्मकों, जिसमें 2 युग्मकों में एक नर होगा एक मादा होगा, के युग्मन यानी संलयन को युग्मक संलयन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। अभी आपको अगुणित और द्विगुणित बताया, द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने की इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही नया जीव उत्पन्न हो जाता है, यानी जैसे कुछ जीवों में मधुमक्खी या एक छिपकली, एक टर्की पक्षी आपने सुना होगा, में बिना निषेचन के ही केवल मादा युग्मक से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे अनिषेक जनन कहते हैं। थर्ड पॉइंट निषेचन पश्चात यानी निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। युग्मनज, अभी तक आपने पढ़ा निषेचन होने के बाद युग्मनज बन गया। युग्मनज निर्माण के बाद लैंगिक जनन में होने वाली सभी घटनाएं निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 युग्मनज, यानी फर्स्ट पॉइंट युग्मनज जायगोट, 2 अगुणित युग्मकों के संलयन से बनने के कारण युग्मनज द्विगुणित होता है। अभी आपको बताया था कि युग्मनज जो बनता है वो द्विगुणित होता है, चाहे उसके जनक अगुणित हों या द्विगुणित हों। इसके पश्चात युग्मनज में जब युग्मनज बनता है तो निषेचन क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन करने वाले जीव जैसे मछली, शैवाल, उभयचर जंतु यानी मेंढक, कछुआ, इस तरह के उभयचर जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है, तो इनमें युग्मनज शरीर से बाहर जल में बनता है, यानी ये अपने एक प्रकार से अंडे देते हैं और उनसे युग्मनज अर्थात नया जीव जल में बनता है, शरीर से बाहर बनता है।
जबकि इसके विपरीत सेकंड प्रकार का निषेचन आंतरिक निषेचन होता है, जैसे पक्षी, स्तनधारी, पौधे, इनमें युग्मनज शरीर के अंदर बनता है, यानी जीव के शरीर में ही बनता है। सेकंड पॉइंट है इसका भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रायोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण विकसित होने की क्रिया, यानी युग्मनज बन गया आपका, युग्मनज बनने के बाद जब भ्रूण बनेगा तो इसके बीच की जो प्रक्रिया है वो भ्रूणोद्भव कहलाती है। विकसित होने वाली प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, जिसमें समसूत्री कोश का विभाजन तथा कोश का विभेदीकरण होता है। समसूत्री कोश का विभाजन आप 11th में पढ़ चुके हैं, अर्धसूत्री समसूत्री कोश का विभाजन। तो समसूत्री कोश का विभाजन होता है और कोश का विभेदीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप यानी जिससे कोशिकाओं में वृद्धि, ऊतकों और अंग तंत्रों का निर्माण होता है, यानी इन सभी को मिला के एक शरीर बनता है। आप जानते हैं कि कोशिकाओं में वृद्धि होगी, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनेंगे, ऊतकों के समूह से अंग और अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्रों से शरीर बनता है। आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणी भी दो प्रकार के होते हैं। अभी आपको दो प्रकार के निषेचन बताए, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन होता है, वो प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक अंड प्रजक और एक सजीव प्रजक। अंड प्रजक क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, जिनसे एक निश्चित निवेशन यानी इनक्यूबुलेशन के पश्चात अंडों के फटने पर नए शिशु बाहर निकलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, सरीसृप, पक्षी यानी मुर्गी, इस तरह के जीव, तो जिनके अंडों से नए जीव बाहर निकलते हैं। सेकंड, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक ये ऐसे प्राणी जिनमें निषेचित अंडा मादा सदस्य के शरीर के अंदर विकसित होता है और एक निश्चित अवधि के बाद प्रसव द्वारा एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि ऐसे जीव जो अपने शिशु यानी बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, गाय, बकरी आदि स्तनधारी, जिनको हम स्तनधारी भी बोलते हैं। स्तनधारी से मतलब ऐसे जीव जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं। इसी तरह से सजीव प्रजक हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन जीव जाति की संख्या में वृद्धि करने, उसका प्रसार करने के साथ साथ समष्टि यानी हमारा जो समुदाय पॉपुलेशन है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, और विभिन्नताएं ही जैव विकास में सहायक होती हैं। जो आपने जैव विकास आगे चल के पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ा होगा 10th में हल्का सा जैव विकास। तो जैव विकास के लिए विभिन्नताएं आवश्यक हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली वीडियो आपकी नेक्स्ट चैप्टर की होगी। थैंक यू।